क्लॉड झटके से फेलिक्स का हाथ अपने हाथ से झटक देता है। तुम सचमुच पागल हो गए हो, वो झिल्लाकर चिल्लाता है। ये बकवास बंद करो। हाँ, मैं 10 दिनों तक बेहोश रहा, और वो भी अपनी औलाद को बचाने के लिए। कितनी बेहुदा बात है। उसका स्वर कटु और उपहास से भरा हुआ था। मन ही मन वो सोचता है, अगर मेरा भाई जिंदा होता तो कब्र से निकलकर मुझ पर हंसता। उसके दिमाग में अनायास ही अथनासिया की आवाज़ गूंजती है, जिसने उसे डैडी कहा था। लेकिन वो उस भावना को जोर से दबा देता है। वो दस्तावेज़ों को तेज़ी से उलटने पलटने लगता है। तारीख देखकर उसका दिल एक पल को ठहर सा जाता है। आज की तारीख ठीक 9 साल बाद की है। 9 साल जिनकी उसे कोई याद नहीं। वो माथा दबाता है। क्या वो बच्ची कोई डाक जादूगरनी है? वो सोचता है। ऐसा छल असाधारण क्षमता के बिना संभव नहीं। तभी उसकी नज़र अपने सामने रखी एक आराम कुर्सी पर पड़ती है। वो अनायास पूछ बैठता है, ये कुर्सी यहाँ क्यों रखी है? मेरे अध्ययन कक्ष में कोई इतना देर तक रुकता ही नहीं कि बैठने की ज़रूरत पड़े। फेलिक्स शांति से जवाब देता है, ये कुर्सी राजकुमारी अथनासिया के लिए मंगवाई गई थी महाराज, आपके आदेश पर। आपने विशेष रूप से कहा था कि जब वो बैठे तो उसे पूरा आराम मिले। ये कहना कम होगा कि क्लॉड स्तब्ध रह गया। फेलिक्स आगे कहता है, ध्यान से देखिए, क्या इससे कुछ याद आता है? राजकुमारी अक्सर यहीं बैठकर आपको काम करते देखती थीं। क्लॉड कुछ पल चुप रहता है, फिर अजीब सी आवाज़ में कहता है, काफ़ी ताज़ा मजाक था। फेलिक्स की आंख चिढ़ से हल्की सी फड़कती है। ये मजाक नहीं है, वो सख्ती से कहता है। दूसरी ओर अथनासिया कमरे में सोफे पर बेपरवाही से लेटी हुई है। सोचो तो, वो मन ही मन बुदबुदाती है, ऐसे जीना काफ़ी अच्छा नहीं है। जब मैं पहली बार इस दुनिया में जागी थी तो मेरा एक ही लक्ष्य था, जिंदा रहना। एक नौकरानी चुपचाप खाना रखकर कमरे से बाहर चली जाती है। अथनासिया अपने विचारों में इतनी डूबी हुई है कि उसे महसूस तक नहीं होता। मासूम बनना, प्यारी बनना, ऐसे दिखाना जैसे मैं अपने पिता से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। चाहे मैंने उनके साथ बिताए पल वाकई में इंजॉय किए हों, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं उनके करीब आखिर क्यों आई थी। जब तक मैं एमरल्ड पैलेस में चुपचाप बैठी रहूं, मेरा उद्देश्य पूरा है। एक अमीर बेकार जिंदगी, यही तो मेरा सपना था। दरवाजे के बाहर राजकुमारी परेशान है, कुछ तो करो। दूसरी नौकरानी फुसफुसाती है। लिली भी वहीं खड़ी है, चिंता से भरी हुई। उधर क्लॉड खिड़की से बाहर झांकता है। फेलिक्स, वहाँ कोई इमारत कब से खड़ी है? वो राजकुमारी की निजी पुस्तकालय है महाराज, आपके आदेश पर 3 साल पहले निर्मित। पुस्तकालय? क्लॉड हंसता है। मुझे हंसाओ मत, मैंने कभी ऐसा आदेश नहीं दिया। फेलिक्स सपाट स्वर में कहता है, क्योंकि आपकी स्मृति खो चुकी है। क्लॉड विश्वास नहीं करता। वो पुस्तकालय की ओर चल पड़ता है, फेलिक्स उसके साथ। गार्ड उसे देखकर सीधे खड़े हो जाते हैं। जब राजकुमारी आएंगी, हम पूरी सतर्कता से रक्षा करेंगे। आह, फिर वही। क्लॉड झुंझलाकर वहां से मुड़ जाता है। सब एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैंने ऐसे कोई आदेश नहीं दिए। महल में अथनासिया को पत्रों का ढेर मिलता है। वे सभी उस समय के हैं जब वो बेहोश थी। कुल 5 पत्र, सभी जेनेट के। हर पत्र में चिंता, दुआएं और उसकी सेहत के लिए कामनाएं थीं। जेनेट लिखती है कि मिस्टर वाइट को मनाने में उसे बहुत समय लगा, तब जाकर उसे अथनासिया और क्लॉड के बेहोश होने की बात पता चली। लेकिन ये तो एक गोपनीय जानकारी थी। अथनासिया सावधान हो जाती है। मिस्टर वाइट को कैसे पता चला? वो पढ़ती जाती है। महारानी, क्या मैं आपको और पत्र लिख सकती हूँ? अपने दूर के परिवार के अलावा ये मेरा पहला पत्राचार है। मैंने मिस्टर इज़ीकियल को आपके नाम एक गुप्त पत्र लिखते देखा, वो भी चिंतित हैं। और मैं भी ये चुपचाप पत्र लिख रही हूँ, तो क्या हम दोनों अपराध में सहयोगी हुए? ये पढ़कर अथनासिया हंस पड़ती है। उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। वो लिली से कागज़ कलम लाने को कहती है। लिली तुरंत मान जाती है, खुश कि अथनासिया थोड़ी बेहतर लग रही है। क्लॉड के चारों ओर गुलाबों की खुशबू फैली हुई है। वो पहचान नहीं पाता, लेकिन ये परिचित सी लगती है। फेलिक्स समझाता है, महाराज, आपके ही आदेश पर महल के हर कोने में गुलाब के बाग लगाए गए थे, क्योंकि गुलाब राजकुमारी अथनासिया के पसंदीदा फूल हैं। क्लॉड हल्का सा सिहर उठता है। और एमरल्ड पैलेस का गुलाब बाग सबसे सुंदर है। आप दोनों वहाँ निजी चाय पार्टियां भी किया करते थे। लेकिन क्लॉड चल पड़ता है, शब्दों से दूर भागते हुए। ये सच नहीं हो सकता, वो सोचता है। मैं, इतना ठंडा निर्दयी सम्राट, किसी ऐसी बच्ची के लिए इतना सब कुछ?
फेलिक्स हार नहीं मानता। इतना ही नहीं, आपने राजकुमारी को अनगिनत खजाने उपहार में दिए हैं। मैं स्वयं आपको दिखा सकता हूँ। क्लॉड मुड़ता है, उसकी आंखों में उलझन है, मानो डांट रहा हो या गिड़गिड़ा रहा हो, लेकिन फेलिक्स उसे रोक देता है। चाहे ये कितना ही कष्टदायक हो महाराज, जो हो चुका है वो आपके घूरने से नहीं बदलेगा। क्लॉड की भींची हुई मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली हो जाती हैं। इसी बीच अथानासिया बाहर चाय की मेज पर अकेली बैठी हुई थी। उसके हाथ में जेनेट का एक और पत्र था, लेकिन इस बार पत्र के शब्द पढ़ते ही अथानासिया पूरी तरह चमसी गई। पत्र में लिखा था, एक महिला जिसे मैं हमेशा अपने परिवार जैसा मानती आई हूँ, जल्द ही राजधानी आ रही है। मैंने उसे बचपन के बाद मुश्किल से ही देखा है। अथानासिया और जेनेट उस दिन से नियमित रूप से पत्रों का आदान प्रदान कर रही थीं। जब अथानासिया ने जेनेट के पहले पत्रों का उत्तर भेजा था, लेकिन ये पत्र कुछ अलग था। अथानासिया का चेहरा गंभीर हो जाता है। ऐसी एक ही महिला है जिसे जेनेट इस तरह वर्णित करेगी। हाँ, वही औरत, वो महिला जो उपन्यास लवली प्रिंसेस में अथानासिया पर जहर देने का झूठा आरोप लगवाती है, सिर्फ इसलिए ताकि जेनेट क्राउन प्रिंसेस बन सके। काउंटेस रोजारिया। किताब में भी लगभग इसी समय वो रोजारिया स्थित अपने एस्टेट को छोड़कर राजधानी आती है। हालांकि मूल कहानी में वो पहले से ही महल में मौजूद थी, जेनेट के सफल डेब्यू के बाद। लेकिन अब स्थिति अलग है। तो फिर अथानासिया सोचती है, काउंटेस आखिर क्या योजना बना रही है।